अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 10 लाख के आसपास है तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी और आपने मारुति डिज़ायर को भी कंसीडर किया होगा, क्योंकि नई वाली जो डिज़ायर आई है उसमें मारुति ने वो फीचर्स दिए हैं जो कि अभी तक मार्केट में कोई और नहीं दे रहा है। जैसे कि सनरूफ की बात कर लें या फिर हम बात कर लें 360 कैमरा की, तो 360 कैमरा भी आप इसको इस गाड़ी में मिल जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि मारुति हमेशा मार्केट की डिमांड को कंसीडर करके ही गाड़ी को डेवलप करती है और इसी वजह से हर वो फीचर देने की कोशिश करती है जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को चाहिए होता है और उसकी वजह से उनकी गाड़ी की सेल ज़्यादा हो सके। लेकिन फिर भी मारुति से यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो कि इस गाड़ी के साथ आपको मिलती हैं। अभी अगर आप डिज़ायर को खरीदेंगे तो ये गलती आपको नहीं महसूस होगी, पर लॉन्ग टर्म में इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा और आपको ये सारी गलतियाँ महसूस होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की, जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए मार्केट में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं कंपटीशन में, चाहे मैं होंडा की अमेज कर लूं या फिर थोड़ा सा ऊपर के सेगमेंट में चला जाता हूं और वहां पर आपकी स्कोडा की गाड़ियां देखता हूं, तो वहां पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm के ऊपर की ही मिलती है। और डिजायर के अंदर आपको 163 mm की ही ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में ब्रेकर्स नहीं बनाए जाते, हमारे देश में दीवारें खड़ी की जाती हैं ब्रेकर्स के नाम पर, और इस वजह से वहाँ पर एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगर आप इसको थोड़े ऐसे रास्ते में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं तो भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑलरेडी मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में जो गाड़ियाँ पहले से ही सेडान क्लास में आ रही हैं वो भी 170 mm के साथ जब ग्राउंड क्लियरेंस देती हैं तो भी वो स्ट्रगल करती हैं इस टाइप के स्पीड ब्रेकर से, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे इलीगल स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में मारुति की 163 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिक्कत देने वाली है आपको। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है इंजन में मारुति डिज़ायर ने 1.2 लीटर का जी सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन दिया है। 3 सिलेंडर इंजन की वजह से आपको माइलेज तो बहुत बढ़िया मिलती है, आपको 25-26 kmpl की माइलेज क्लेम कर रही है मारुति। लेकिन ऑन द अदर साइड आपको दूसरी प्रॉब्लम जो मिलने वाली है वो है वाइब्रेशंस की। कोई भी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक 3 सिलेंडर इंजन लॉन्ग टर्म में जाके ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन देगा। हाँ, मानता हूँ कि इनका जो इंजन है वो ऑलरेडी मार्केट में आने वाली 3 सिलेंडर कार से ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा बेटर है, पर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। अगर आप इस गाड़ी को 5-6 साल रखेंगे तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं ये ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। आप चाहें तो इसके लिए आप मारुति की बजट सेगमेंट की गाड़ियाँ देख सकते हैं, चाहे आप ऑल्टो को ले लें या फिर आप वैगनार को ले लें, एस्प्रेसो को ले लें, जहाँ पर आपको 3 सिलेंडर इंजन 1.0 लीटर का दिया जाता है। वहाँ पर आपको जैसे ही ये गाड़ियाँ 4-5 साल गुजारती हैं वैसे ही इनके अंदर वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरे भाई के पास भी वैगनार थी जो कि लगभग 8 या 9 साल पुरानी हो गई थी और वो इतना वाइब्रेट करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि खड़ी गाड़ी में भी आपको टर्बुलेंस की फीलिंग आ रही है। वहीं पर मेरे पास i10 थी जो कि 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती थी, 1.2 लीटर के साथ IRDE2 इंजन था। वो इतना रिफाइन था कि 8 साल के बाद भी उस गाड़ी का इंजन बहुत स्मूथ चलता था। तो ये प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टर्म में इसमें देखने को मिलेगी। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है परफॉर्मेंस की। ये प्रॉब्लम उन लोगों को महसूस होगी जिनके पास पहले से गाड़ियाँ रही हैं और जिनको गाड़ी का एक्सपीरियंस है, ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है। अगर ये आपकी पहली गाड़ी होने वाली है तो ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला। देखिए गाड़ी का इंजन 3 तरीके से परफॉर्मेंस देता है, एक होता है लो एंड, फिर होता है मिड एंड और उसके बाद आता है टॉप एंड। डिज़ायर का जो इंजन ट्यून किया गया है वो इस तरीके से ट्यून किया गया है कि आपको लो एंड और मिड एंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे और इसी वजह से आपको ये गाड़ी लो एंड और मिड एंड में पंची महसूस होती है। यानी कि अगर आप सिटी में इसको ड्राइव करने वाले हैं तो आपको इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग राइड पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपको टॉप एंड की ज़रूरत होगी, यानी कि अगर आप 4000 RPM के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये गाड़ी अपने आप को पुश कर रही है, इंजन उतना पावर नहीं जनरेट कर पा रहा है जितना पावर उसको जनरेट करना चाहिए और उस टाइम पर आपको वाइब्रेशंस भी महसूस होंगी। मैंने इस गाड़ी को हाईवे पर चलाया है, एक्सप्रेस वे पर चलाया है और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ्रॉन्क्स है। फ्रॉन्क्स में मैंने इस चीज़ को देखा है कि वहाँ पर आपको एक लीनियर परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप चाहें तो आप बलिनो मार्केट में जाकर के ट्राई कर सकते हैं, उसको ड्राइव करके देखिए, उसको 4000 RPM के ऊपर ले जाइए और वहीं पर आप डिज़ायर को 4000 RPM के ऊपर ले जाइए, आपको रियलाइज़ होगा कि डिफरेंस क्या है। तो ये एक और चीज़ होती है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आपको पहले से गाड़ियों का एक्सपीरियंस है तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चौथा प्रॉब्लम जो है वो है गियर बॉक्स को लेकर के। डिज़ायर के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट आते हैं। मैनुअल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आपको मैनुअल मिलता था, तो आप चाहें तो इस गाड़ी का मैनुअल बिल्कुल
बिना टेंशन के ले सकते हैं। पर अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक यानी AMT वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका अभी AMT उतना अच्छा ट्यून नहीं है इंजन के साथ जितना कि होना चाहिए। एक 4 सिलेंडर इंजन को बहुत लंबे टाइम से मारुति चलाती आ रही है और इसी वजह से इनकी ट्यूनिंग उस इंजन के साथ ज़्यादा अच्छी बेटर बैठी हुई थी। लेकिन क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन बिल्कुल नया इंजन है और इस वजह से अभी इसकी ट्यूनिंग ऑटोमेटिक में उतनी अच्छी नहीं बैठी। आप एक काम कीजिए, एक बार बलिनो का AMT ट्राई कीजिए और फिर दूसरी बार आप डिज़ायर का AMT ट्राई कीजिए। आपको आइडेंटिफाई होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। काफ़ी हैवी RPMs पे जाकर के ये शिफ्ट करती है कई बार, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा अनोइंग महसूस करा सकती है। अगर ये आपकी पहली ऑटोमेटिक गाड़ी है तो अगेन आपको इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आप आराम से इस गाड़ी को ड्राइव करते रहेंगे। 5वें प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है मारुति की सोच। देखिए मारुति की सोच ये है कि जो मार्केट में चल रहा है, जो सभी लोग मांग रहे हैं, बस वही दे दिया जाए, बाकी सब चीज़ों से कन्नी काट लो। और वो इस गाड़ी में भी आपको दिखाई देता है, जैसे कि इसमें आपको 360 कैमरा मिल रहा है, सेफ्टी रेटिंग ताबड़तोड़ मिल रही है, सेगमेंट फर्स्ट फीचर, आपको सनरूफ भी दे दिया गया। लेकिन जो फीचर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो फीचर्स इसमें से निकाल लिए, जैसे कि आर्म रेस्ट। एक ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट कितना ज़रूरी होता है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी किया है। फ्रॉन्क्स में आर्म रेस्ट नहीं है जो वेरिएंट मैंने लिया है, और उसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर अगर आर्मरेस्ट दे दिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। अगर वो चाहते तो इसमें से सनरूफ को निकाल सकते थे, क्योंकि सनरूफ एक ऐसा फीचर है जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने आप यूज़ कर सकते हैं, पर इंडिया के वेदर के हिसाब से सनरूफ बिल्कुल यूज़लेस है। तो सनरूफ को हटा करके वेंटिलेटेड सीट्स डाल देते या फिर सेंटर आर्मरेस्ट डाल देते, अरे सिर्फ सेंटर आर्मरेस्ट डाल देते, वो भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रियलाइज़ कराएंगे कि इस गाड़ी में कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करके चलें, और एक बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस जब आप ले रहे हैं, इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करके चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।